हेलो एवरीवन, मैं श्याम तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का इस लाइव सेशन में। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पाटलिपुत्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और साथ में हम लोग पाटलिपुत्र का दर्शन करेंगे, यानी पाटलिपुत्र में जितने भी दर्शनीय स्थान है, जितने भी पॉपुलर जगह है, घूमने लायक पर्यटन के क्षेत्र से पर्यटन के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है उसको भी देखेंगे। तो चलिए देर देर मत कीजिए, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी कोई जानते हैं पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा शरद ऋतु। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा किसने लिखा है? काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो सभी को जानता है इसका आंसर होगा काव्य मीमांसा राजशेखर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो हम लोग पढ़े थे कि पाटलिपुत्र से अस्य इतिहास सार्ध सहस्र द्वे वर्ष परिमित, यानी इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके शासनकाल में आया था, और उसने अपने ग्रंथ में लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था और शोभा था वह अति उत्कृष्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, कूटनीम ताक्य किसने लिखा है? तो कूटनीम ताक्य किसने लिखा है? इसका सही आंसर है दामोदर गुप्त। और दामोदर गुप्त कूटनीम ताक्य में क्या लिखे हैं? तो वे लिखते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वह पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का तिलक है, और सरस्वती जी का मूल निवास स्थान है। और इस स्थान पर इस जो पाटलिपुत्र है यह स्वर्गलोक से कम नहीं है, इंद्र के सिंहासन से कम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, राजशेखर की रचना का क्या नाम है? राजशेखर की रचना का क्या नाम है? तो हम सभी जानते हैं कि राजशेखर की रचना का नाम है काव्य मीमांसा। एक कैसा ग्रंथ है? यह एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वर रुचि, पतंजलि इत्यादि विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके परीक्षा को देकर पूरे जगत में, पूरे विश्व में अपना और पाटलिपुत्र का नाम प्रसिद्ध किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें था कि किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद काल में, शरद ऋतु में। लेकिन किसके शासन काल में? तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही आंसर है पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो जब भगवान बुद्ध का समय था तब गंगा नदी किनारे गांव स्थित था, इसका नाम था पाटलीग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। और क्या था कि भगवान बुद्ध यहाँ पर बहुत बार आया करते थे, और वे कहते थे कि आने वाले समय में ये जो गांव है एक महानगर होगा, लेकिन यहाँ पर आग का, बाढ़ का और कलह का भय बना रहेगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा और शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ठीक है, कैसा था? अति उत्कृष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के समय, प्रियदर्शी अशोक के समय पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो इनके समय क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा समृद्ध था। तो बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसे थी? तो सुतनाम समृद्धम थी, यानी चंद्रगुप्त से भी ज़्यादा समृद्ध थी, वो अत्यधिक समृद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का कितना समय रहा था?
तो देखिए बताया गया है कि अनेकों संस्कृत ग्रंथ में ऐसा मिलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थिति खराब हो चुका था। तो लगभग 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र का स्थिति खराब हो चुका था, ऐसा एक ग्रंथ में मिलता है, जिस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक है विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का 1000 वर्ष रहा था, जो कि एकदम खराब स्थिति से गुजरा था। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था कि मध्यकाल में फिर मुगल आए और मुगल के बाद अंग्रेज आए, तो पाटलिपुत्र का पूर्ण रूप से विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। मध्यकाल में 14 नंबर है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा? अगर क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कब पड़ा था, तो इसका आंसर होगा मध्यकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। पटना किस शब्द से बना है? पटना जो शब्द है किस शब्द से आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतनम। पटना जो है वह पतनम शब्द से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर कि पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? तो हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वह पाटल नामक पुष्प से बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिशा में गंगा नदी बहती है? यानी पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर श्याम दिशा, यानी कि उत्तर दिशा में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस नदी के ऊपर है? गांधी सेतु किस नदी के ऊपर है? तो हम लोग जानते हैं कि गांधी सेतु जो है वह यह महात्मा गांधी सेतु यह गंगा नदी के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पर यानी सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये रहा हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाहर बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। एक और बात आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि मेघास्थनीज यूनान का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वह भारत घूमने आया था और अपने पुस्तक इंडिका में उसने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो इसको याद रखिएगा कि मेघास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का राजदूत था और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति उत्कृष्ट था। ठीक है। चलिए अब समय आ गया है घूमने का, तो चलिए हम लोग चलते हैं पटना घूमने। आप लोग तैयार हो जाइए और तैयार होकर जल्दी से आइए। चलिए इस बस पर जल्दी जल्दी बैठिए आप लोग। चलिए सभी कोई बैठ गए? सभी लोग बैठ गए तो बस को शुरू किया जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं पटना की ओर। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पर? सबसे पहले हम लोग चलेंगे संग्रहालय में। तो चलिए अब हम लोग संग्रहालय आ चुके हैं। ये देखिए संग्रहालय, पटना का संग्रहालय यही है, जहाँ पर पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में या वहाँ पर जो भी पुराने अवशेष मिले या जो भी यूनिक वस्तु यानी कुछ अद्भुत तरह का वस्तु मिला, उसी को संग्रहालय में रखा गया है। और इस संग्रहालय में एक बहुत बड़ा तोप रखा गया है, यानी पुराने समय का, अंग्रेजों के समय का एक तोप भी रखा गया है। और इस संग्रहालय को 1917 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। संग्रहालय के बाद हम लोग चलते हैं उच्च न्यायालय में। तो ये देखिए पटना का उच्च न्यायालय है, आप लोग इसको देख लीजिए। और उच्च न्यायालय में क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, यानी वहाँ पर सुनवाई की जाती है, कार्यवाही की जाती है, जो होता है ना फैसला, तो वहीं यहाँ पर किया जाता है। चलिए हाई कोर्ट के बाद हम लोग चलेंगे सचिवालय में। सचिवालय आप लोग जानते हैं कि सचिवालय क्या होता है? सचिवालय सचिव का आलय, यानी जहाँ पर मंत्री लोग जितने भी होते हैं, नेता लोग जहाँ पर रहते हैं, वहीं होता है सचिवालय। तो ये है पटना का सचिवालय। चलिए अब सचिवालय के बाद हम लोग चलते हैं
चिड़ियाघर में, यानी कि जैविक उद्यान। तो पाटलिपुत्र में एक उत्कृष्ट, एक बढ़िया सा चिड़ियाघर भी है जिसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है संजय गांधी जैविक उद्यान। और आप लोग जानते हैं चिड़ियाघर में क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलते हैं गोलघर के पास। तो गोलघर, ये देखिए आप लोग पास गोलघर है, देख लीजिए इसको बढ़िया से। गोलघर क्यों बनवाया गया था? तो गोलघर जो है अकाल से निपटने के लिए, उसमें अनाज का भंडारण करने के लिए गोलघर को बनवाया गया था। अब हम लोग चलते हैं गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा हम लोग जानते हैं कि गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है। तो गुरुद्वारा सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ था, इसलिए गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। इसका अन्य नाम तख्त श्री पटना साहिब और श्री हरमंदिर साहब भी इसको बोला जाता है। तो हम लोग इतना समझेंगे कि सिख संप्रदाय के लिए यह जो है गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है। तो इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, गुरुद्वारा है, कितना बढ़िया गुरुद्वारा है यहाँ पर। और ये है कौन? गुरु गोबिंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए, ये पटना का महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर, इससे पता चलता है कि इसके अंदर कौन होंगे? महावीर जी, हनुमान जी। तो ये देखिए, हनुमान जी को भी देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग घूम चुके हैं संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, चिड़ियाघर। और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या बचा है। अब महात्मा गांधी सेतु देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये है महात्मा गांधी सेतु, जो कहाँ है? जो गंगा नदी के ऊपर है और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। और यह गंगा नदी पाटलिपुत्र के किस दिशा में है? तो गंगा नदी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में स्थित है। अब क्या बचा है? हम लोग घूम चुके हैं गोलघर, चिड़ियाघर। अब है तारामंडल। देखिए तारामंडल आपके सामने है, पटना का तारामंडल ये है। और हम लोग जानते हैं कि तारामंडल में क्या होता है। तो तारामंडल में जितने भी खगोलिक चीज़ होती है, यानी सूर्य, तारे, हमारे जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है और इसको एक दिखाया जाता है। वहाँ पर जाने पे ऐसा लगता है कि मानिए कि आप अंतरिक्ष में गए हैं और सब चीज़ों को आप लोग मतलब सामने से देख रहे हैं। तो ये होता है तारामंडल। और पटना में क्या है? और एक है मौर्यकालिक अवशेष, यानी पाटलिपुत्र में मौर्यकालिक अवशेष देखने योग्य है। तो मौर्यकालिक अवशेष का अर्थ होता है कि जब मौर्य का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये लोग का शासन था पाटलिपुत्र में, तब वहाँ पर क्या अवशेष मिले, वहाँ के क्या बचे हुए वस्तुएं मिले। वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ मिली थी और बहुत सारी विभिन्न कलाकृतियाँ मिली थी, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस यही मिला था, कहाँ से? पटना पाटलिपुत्र में मौर्यकालिक अवशेष मिला था। तो ये सब चीज़ भी देखने योग्य है। और चलिए, तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है? इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, आधुनिक पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है या उत्कृष्ट दर्शनीय स्थल है। तो हम लोग बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र में क्या है? सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, संग्रहालय है, जैविक उद्यान है, तारामंडल है और महावीर मंदिर है, मौर्यकालिक अवशेष है, इत्यादि दर्शनीय स्थल है। वैसे तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, मैंने उसी को आप लोग को दिखाया और बताया। अब इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी किनारे कौन सा गांव स्थित था और भगवान बुद्ध इसके बारे में क्या कहते थे। तो आप लोग भली भांति जानते हैं इस बात को कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी किनारे पाटली ग्राम स्थित था और भगवान बुद्ध यहाँ पर बहुत बार आया करते थे और भी कहते थे कि आने वाले समय में ये जो गांव है एक महानगर होगा, किंतु यह किंतु यहाँ पर आग का, बाढ़ का और कलह का, झगड़ा का, हिंसा का भय बना रहेगा। जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध का बात सत्य भी हुआ और ये जो पाटली ग्राम था एक महानगर बना भी, और यहाँ पर बाढ़ का भी भय बना रहता है। और देखिए इस चैप्टर से और क्वेश्चन बन सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर आप इस पाटलिपुत्र का वर्णन करें। तो हम लोग इसका वर्णन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पाटलिपुत्र वैभव को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए। फिर भी चलिए, अगर क्वेश्चन आए कि पाटलिपुत्र का वर्णन करें
या फिर आधुनिक पाटलिपुत्र का वर्णन करे, या फिर क्वेश्चन आ सकता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र का वर्णन करे, या फिर क्वेश्चन आता है कि पुराने संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पाटलिपुत्र का वर्णन करे। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और क्या है कि जितने भी यानी प्रश्न बनेंगे तो प्रश्न उत्तर को मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप लोग वीडियो को रोक करके उसको लिख सकते हैं। तो मैं सारी बातों को एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र क्या है। पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में अपने महत्व को बनाए रखा है। इसका चर्चा भारत के व्यक्ति ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में किए हैं। और भारतीय व्यक्ति भी दामोदर गुप्त, राजशेखर अपने अपने ग्रंथों में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो आप लोग इसको स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए और इसको वीडियो को रोक करके इसका सही आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक पाटलिपुत्र का वर्णन करें तो इसका हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि आधुनिक पाटलिपुत्र जो है, आधुनिक पटना जो है हमारे राज्य बिहार की राजधानी है और यहाँ पर उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय बहुत कुछ है। इसको लिख देंगे। उसके बाद इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के ऊपर महात्मा गांधी सेतु जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। तो इस प्रकार हम लोग इसका व्याख्या कर सकते हैं और आप लोग इसका सही आंसर स्क्रीन पर देखकर लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन आए कि पुराणों के अनुसार यानी संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पाटलिपुत्र का वर्णन करें तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि देखिए, कहा जा रहा था कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से पाया गया है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था। और ये भी ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था और एक पुष्प था, इसका नाम था पाटल पुष्प। तो पाटल पुष्प के ज़्यादा उत्पादन होने के कारण यहाँ के लोग इस पुष्प से पुतली बनाया करते थे, यानी कह सकते हैं कि पाटल पुष्प से पुत्र बनाया करते थे। तो इसी कारण यहाँ का नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र। और भी इस ग्रंथ में ज्ञात होता है कि शरद ऋतु में, शरद काल में पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासन काल में एक उत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। और उस कौमुदी महोत्सव में आज के समय जो दुर्गा पूजा मनाया जाता था उस समय गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और इसी तरह भीड़ होता था, लोग आनंद वहाँ पर होते थे, आनंदित होते थे और बहुत ही खुशनुमा माहौल बना रहता था। तो ये रहा सारा क्वेश्चन आंसर। मतलब इसको आप लोग जो है स्क्रीन पर देख के अच्छे से लिख लीजिएगा। मैंने जो हुआ अपने से एक्सप्लेन इसको कर दिया है। आप लोग वीडियो को रोक करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका उत्तर आप लोग इसको मतलब लिख सकते हैं। चलिए अब रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, रनगांव से 40 लोग और पंजवारा से लगभग 36 लोग टेस्ट दिए थे। तो उनमें जिसका टॉप 10 रैंक आया है उन्हीं का नाम हम यहाँ पर दिखाएंगे और बाकी बात सबका नाम लास्ट में आप लोग को स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। तो देखिए, रनगांव से 3 लोग फर्स्ट स्थान पर आए हैं। धर्मेंद्र कुमार 16 नंबर, खुशी प्रिया 16 नंबर, लक्ष्मी रानी 16 नंबर। उसके बाद पंजवारा से फर्स्ट स्थान पर आए हैं 7 लोग। पंजवारा से 7 लोग फर्स्ट स्थान पर आए हैं। तो देखिए कौन कौन है, गौरी प्रिया, जिया भगत, डिम्पू प्रभात, सौरभ कुमार, अंकित कुमार, कमला जगाती, ये लोग फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए, और रनगांव से जो और रिजल्ट है देख लीजिए। बंटी कुमार 15 नंबर, निकुंज कुमार 15 नंबर, शुभम शंकर 15 नंबर, रंजन कुमार 15 नंबर, शिवम आर्मी 13 नंबर, ज्योतिका कुमारी 13 नंबर और रजनीकांत 13 नंबर। अब पंजवारा से जो शेष है वह रिजल्ट आप लोग देख लीजिए। पंजवारा से नीति कुमारी 12 नंबर, शिवानी कुमारी 12 नंबर, सपना कुमारी 12 नंबर, कोमल कुमारी बैदाचक 12 नंबर, टूसी कुमारी 12 नंबर, मान्या कुमारी 12 नंबर। अब चलिए, जो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है उनका अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो पंजवारा का रिजल्ट देखिए, आप लोग स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं। इसे हम एक बार बोल देते हैं इसको। सौरभ कुमार नया नगरी 11 नंबर, प्रीति कुमारी 11 नंबर, आयुष राज 10 नंबर, दिव्यांग कुमार 10 नंबर, रौनक कुमार 10 नंबर, गुलशन कुमार 10 नंबर,
नमन भगत 10 नंबर, दीपशिखा कुमारी 8 नंबर, कोमल कुमारी 5 नंबर, आयुष कुमार जसमतपुर 9 नंबर, संदीप कुमार 8 नंबर, रुचि सावर्ण 8 नंबर, अंजलि कुमारी 10 नंबर, मुस्कान कुमारी 6 नंबर, यशोदा कुमारी 7 नंबर, पुष्पा कुमारी 8 नंबर, पूजा कुमारी 8 नंबर, पीयूष कुमार 9 नंबर, सौरभ राज 9 नंबर, नितिन आर्यन 9 नंबर, कृष्णा कुमार 8 नंबर, साहिल राजपूत 10 नंबर और सृष्टि कुमारी 7 नंबर। और अंगाओं का देख लीजिए, ओम नारायण 12 नंबर, बबीता कुमारी 12 नंबर, सपना कुमारी 8 नंबर, मिस्टर यादव 8 नंबर, कृष्णा कुमार सरवा 8 नंबर, विशेखा कुमारी 8 नंबर, प्रीति कुमारी 8 नंबर, रनगांव केवल रनगांव नाम से एक कॉपी था 9 नंबर आया है। महिमा पंडित 11 नंबर, अनोखा कुमारी 10 नंबर, मुन्नी कुमारी 5 नंबर, सपना कुमारी रनगांव 11 नंबर। उसके बाद अंशु कुमारी 3 नंबर, अंजलि भारती 11 नंबर, पुष्पा कुमारी 11 नंबर, मनीषा कुमारी 9 नंबर, काजल कुमारी 9 नंबर, अंजू कुमारी 11 नंबर, आरती कुमारी 8 नंबर, वर्षा कुमारी 8 नंबर, ज्योति कुमारी छोड़िए रिशु कुमार कुमारी 6 नंबर, अमित कुमार 6 नंबर, आदित्य कुमार 9 नंबर। ये रहा रिजल्ट। अब मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। धन्यवाद।